वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। विमला देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाया हूँ। विमला बाहर आई और बोली, किसे लाए हैं? मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तभी पंकज के पीछे से एक नन्हा बालक छिपते हुए बोला, मैया। विमला उसकी एक आवाज़ से मोहित हो गई। पंकज ने पूरी बात बताई तो वो बोली, अच्छा किया कि इसे आप यहाँ ले आए। अब हमारे 2 नहीं 3 बेटे होंगे और इसका नाम होगा गोपाल। वो दिन था और आज का दिन गोपाल उस परिवार का हिस्सा बन गया। जब भी गोपाल पंकज के पास जाता, पंकज के दोनों बेटे उससे चिढ़ने लगे। अनूप और नमन दोनों लड़ते, ये मेरे बाबूजी हैं, तुम इनसे दूर रहो। विमला उन्हें समझाती कि ये भी तुम्हारे भाई जैसा ही है, पर दोनों बच्चे मानने को तैयार ही नहीं होते थे। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे पढ़ने के लिए शहर चले गए, फिर वहीं से विदेश चले गए। गोपाल को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया और शहर भेजना चाहे, पर गोपाल अपनी मैया से दूर नहीं जाना चाहता था। उसने पंकज बाबू के साथ खेती करना शुरू किया। देखते ही देखते समय बीता। अनूप इंजीनियर और नमन आर्किटेक्ट बन गया और भाई अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। दोनों के व्यवहार में भी बहुत अंतर आने लगा। जो पहले 3-4 महीने में माता पिता से मिलते आते थे, अब साल भर में हो जाता है, पर वे आते नहीं थे। फिर भी माँ बाप बच्चों से नाराज़ नहीं थे। विमला जी पंकज जी से बोली, दोनों बेटों ने तो हमें बहू का गृह प्रवेश का सुख नहीं दिया। अब मैं गोपाल की धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ। क्यों गोपाल, अपनी मैया को इतना तो अधिकार दोगे? गोपाल विमला जी के पैरों के पास बैठ गया और बोला, मैया, मेरा पूरा जीवन आपके और बाबूजी के लिए है। आप जो बोलोगे मुझे मंजूर है। दोनों ने गोपाल के सर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया। आए दिन जब अनूप और नमन को कुछ पैसों की ज़रूरत होती, बस वो अपनी कोई न कोई मजबूरी बता देते। पंकज बाबू भी वे पैसे भेज देते थे, क्योंकि पैसों की उन्हें कोई कमी नहीं थी। पर बच्चों का प्यार और रिश्ते मानो दूर हो गए थे। इधर गोपाल के लिए दूसरे गांव से लक्ष्मी का रिश्ता आया तो पंकज बाबू ने सब कुछ गोपाल पर छोड़ दिया। फिर आई रिश्ते की बात। गोपाल लक्ष्मी से बोला, अगर तुम बस विवाह के जोड़े में हमारे घर में आओगी और भगवान से पहले मैया और मेरे बाबूजी को स्थान दोगी, तभी मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँगा, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारा ही रह सकता हूँ। लक्ष्मी ने एक शब्द नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। गांव के सभी लोग जानते थे कि लक्ष्मी एक सभ्य और संस्कारी लड़की है। गोपाल और लक्ष्मी की शादी तय हो गई। जब विमला जी ने गोपाल की शादी की खबर अनूप और नमन को दी तो वो बोले, क्या माँ जी, हमारी ऐसी हालत हो गई है कि अब हम नौकरों की शादी में आएंगे। हमारे पास वक्त नहीं है और फालतू में हमारे हिस्से के पैसे उस नौकर पर मत लुटाइए। विमला जी बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? आजकल तुम्हारी जिम्मेदारी गोपाल बिना किसी स्वार्थ के निभा रहा था। कम से कम इस नाते तो उसे उसके नाम से संबोधित करो। मैंने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, फिर तुम दोनों ऐसे कैसे हो गए? खैर छोड़ो, अच्छे मौके पर मैं अपना मन खट्टा नहीं करना चाहती। अपना ध्यान रखना और वक्त मिले तो जल्दी मिलने आ जाना। आंखें तरस गई हैं तुम दोनों को देखने को। माँ की आंखें तरसती रह गईं। 2 साल हो गया, परंतु बच्चे मिलने नहीं आए। बस फ़ोन पर झूठी हमदर्दी और अपने मतलब की बात करते थे। इधर लक्ष्मी और गोपाल की धूमधाम से शादी हुई। दोनों ने पूरा घर संभाल रखा था। साल भर में लक्ष्मी ने विमला जी को दादी बनने की खुशखबरी दे दी। उस दिन विमला जी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पोते पोतियों को तो अभी तक देखा भी नहीं था। एक रोज़ पंकज बाबू खेती के सिलसिले में शहर जा रहे थे। गोपाल बोला, बाबूजी, अभी तेज़ धूप है, आप क्यों जा रहे हैं? मैं चला जाता हूँ।
पंकज बाबू बोले। क्या हमेशा बाबूजी की चिंता ही करता रहेगा? अभी बहू को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम घर पर रहो, मैं सब संभाल लूँगा। चिंता मत करो। इतना कहकर वो अपनी फटफटिया लेकर निकल गए। करीब 3 घंटे हो गए थे। पंकज बाबू का सब घर पर इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक फ़ोन आया कि पंकज बाबू का एक्सीडेंट हो गया है। गोपाल ने बस पत्नी को बता दिया और कहा, मैया को कुछ मत बताना, उनके प्राण बाबूजी में बसते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खबर भेजूंगा, तब तक कुछ बहाना बना देना। इतना कहकर गोपाल अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा, पंकज बाबू के कमर की हड्डी टूट गई है। भविष्य में वे अब कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। नहीं करना मुश्किल है। अभी उन्हें व्हील चेयर पर ही बैठा कर रखना होगा और हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। बेहतर होगा आप रिश्तेदारों को बुला दीजिए। गोपाल ने तुरंत अनूप और नमन को फ़ोन करके सारी जानकारी दी, पर दोनों ने कहा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आ सकें। एक आधे हफ्ते बाद समय निकाल कर देखते हैं। तब तक तुम संभाल लो, आखिर तुम भी तो बाबूजी के कम खर्चे नहीं किए हो। गोपाल चुप हो गया। फिर उसने लक्ष्मी को सारी खबर दी। 1 घंटे बाद पंकज बाबू को होश आया। गोपाल ने डॉक्टर और भाइयों द्वारा सारी कही बातें उन्हें बताई। पंकज बाबू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती हैं। अब ये मेरा बेटा है, ऑपरेशन के कागज़ पर ये साइन करेगा। इसके अलावा दुनिया में मेरा और कोई बेटा नहीं है। बिस्तर पर पड़े पंकज बाबू पुराने दिनों को याद करने लगे, जब पंकज बाबू एक ग्रामीण पिता के पुत्र थे। उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। गांव में एक छोटा सा घर था, थोड़ी सी ज़मीन थी, परंतु पिता ने बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ने लिखने भेजा था। उन्होंने शहर की ज़िंदगी को न अपना कर गाँव की ज़िंदगी को अपनाया और अपने सभी जिम्मेदारी निभाई। शहर में उसकी मुलाकात विमला से हुई, जो कि काफ़ी पैसे वाले घर से थी। प्रेम पैसा नहीं देखता, ये विमला और पंकज जी के रिश्ते में साबित किया। दोनों ने खूब मेहनत की। पंकज जी खेती करते, वहीं विमला अचार बनाती और पहले गांव के लोगों को चखाती और फिर शहर उसे बेचने के लिए भेजती। धीरे धीरे उसने अपना व्यवसाय बढ़ाया। अचार के साथ पापड़, बड़ी कई चीज़ों को बनाने लगी और देखते ही देखते किस्मत पलटने लगी। समय बीता। पंकज बाबू के 2 बेटे थे, जिसे वो पढ़ाते और अच्छे संस्कार देते। अब तो उनके पास कई बीघा ज़मीन और खूब बड़ा मकान हो गया था। इतना कुछ होने के बाद भी पंकज बाबू हृदय के कोमल और विमला ममता की मूरत थी। एक रोज़ पंकज बाबू शहर से कुछ खाद लेकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक अकेला बच्चा रोता हुआ नजर आया। पंकज बाबू ने जब उससे पूछा तो वो बोला, बाढ़ में मेरा घर, मेरा परिवार सब बह गया और मैं भटकता भटकता इस गांव में आ गया। पंकज बाबू ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने घर ले आए थे। तभी उसने अचानक पंकज बाबू को अपना सा स्पर्श हुआ और पुरानी स्मृतियों से बाहर आए तो देखें विमला उनका माथा चला रही थी। उनका रो रो का बुरा हाल था। पंकज बाबू बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा। सब साथ छोड़ देंगे पर मैं तुम्हारे काम आऊँगा। विमला जी बोली, इस तकलीफ़ के समय में हमारे दोनों बेटों को यहाँ होना चाहिए। मैं उसे अभी खबर कर देती हूँ। पंकज बाबू ने कुछ नहीं कहा। जब विमला जी ने बेटे को फ़ोन किया तो वो बोले, माँ, विदेश में आने जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐसा कीजिए, आप कुछ पैसे भेज दीजिए और अभी बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, दफ्तर से छुट्टी लेना होगा। हम अपना वक्त निकाल कर आने की कोशिश करेंगे। अनूप ने नमन को फ़ोन किया, छोटे, क्या तुम गांव चलोगे? अगर नमन बोला, इच्छा तो नहीं है, कौन जाए इस धूल मिट्टी में, और वहाँ हमारे लिए रखा ही क्या है। माँ और बाबूजी
का क्या है, 2-4 साल जिएंगे फिर चले जाएंगे। उसके बाद एक ही बार जाकर वहाँ की सारी संपत्ति बेचकर हम यहाँ आ जाएंगे। अनूप बोला, तुम्हारी भाभी कह रही थी कहीं गोपाल और उसकी पत्नी माँ बाबूजी को बरगला कर हमारी सारी संपत्ति अपने नाम व न लिखवा लें, तो हमें जाकर वे पैसों का मामला ख़त्म करना होगा। एक बार अपने नाम पर सब करवा ले, फिर जिसे जीना है जिए और जिसे मरना है मरे। इतना कहकर दोनों भाई हंसने लगे। दोनों ने प्रोग्राम बनाया और करीब 1 महीने बाद जब पंकज बाबू अस्पताल से घर आ गए, पंकज बाबू के बाद सारे कारोबारी हो और गांव के लोग सब गोपाल को ही जानते थे। गोपाल ने सब लोग संभाल रखा था। सुबह सवेरे उठकर पंकज बाबू के रोज़मर्रा के काम करवाता, फिर अपना कोई काम करता। एक रोज़ किसी बड़े कारोबारी से मिलने के लिए गोपाल को शहर जाना था। गोपाल ने अनूप से कहा, भैया मुझे कल सुबह शहर जाना है, आप बाबूजी के रोज़मर्रा के काम समय पर करवा दीजिएगा, वरना उन्हें तकलीफ़ हो जाएगी। अनूप उन्हें धक्का देते हुए बोला, चल हट, हम क्या उनका पखाना पेशाब करवाएंगे, और हमारी हैसियत ऐसी भी नहीं है। और जहाँ तक कारोबारी से मिलने की बात है, उसे बोल घर पर आकर हमसे मिलेगा। विमला जी को बेटे की कही बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने कहा, कुछ न तो तुम जानो, तुम्हारे दोनों भैया तुम्हारे बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, भरोसा रखो। नमन कुछ बोलता उससे पहले ही विमला जी ने उसे रोक दिया। जब गोपाल चला गया तो नमन बोला, माँ बाबूजी और आपने इसे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, और एक इसकी बीवी को देखो, आराम फरमा रही है और आप छोटे मोटे काम कर रही हो। नौकरों की जगह अलग होती है, ये बात आप लोग अभी तक नहीं सीखे हैं। विमला जी ने बेटों की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। इधर इस हालत में भी लक्ष्मी घर का सारा काम कर रही थी, और वक्त मिलते ही विमला जी उसे दूध और फल देकर आराम करने को कहती। रात में जब गोपाल अपने कमरे में चला गया तो दोनों भाई माता पिता के पास गए, उन्हें थोड़ा पुचकारा, फिर बोले, बाबूजी यहाँ क्या रखा है? मैं तो कहता हूँ यहाँ की सभी चीज़ों को बेच देते हैं और हमारे साथ चलिए। वैसे भी वहाँ बच्चों को देखने के लिए हमें आया रखना पड़ता है, कितने पैसे इसमें खर्च होते हैं। अब दादा दादी रहेंगे तो आया रखने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। पंकज बाबू पत्नी को देखे और बेटे को बोले, बेटा क्या तुम्हारी माँ और उस आया में कोई फ़र्क नहीं है? हम पराये को भी अपना बना लिए, तुम अपने होकर भी पराये हो गए। अनूप बोला, बाबूजी क्या आप भी नमन की बातों में आ गए? उसके कहने का वो मतलब नहीं है। अरे हमारे पैसों पर यहाँ गोपाल और उसका परिवार बढ़ता और पलता जा रहा है, क्या आपके पैसों पर आपके पोतों का अधिकार नहीं? खैर छोड़िए इन बातों को, जरा इन कागज़ों पर दस्तखत तो कर दीजिए। विमला जी बोली, बेटा तुम अपने बाबूजी की हालत तो देख ही रहे हो, अब उनके सोने का समय हो गया है और ये कैसे कागज़ पर दस्तखत करवा रहे हो? नमन अपनी माँ को बहलाकर वहाँ से ले गया। अनूप पिता को बोला, बाबूजी मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या आप अपने बेटे को निराश करेंगे? पंकज बाबू बोले, ठीक है बेटा, कागज़ यहीं रख दो, मैं दस्तखत कर दूँगा। अनूप खुश होकर वहाँ से चला गया। जब विमला जी कमरे में आई तो बोली, मुझे अपने बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए, पर उनकी मंशा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहीं आपकी लाचारी का तो फ़ायदा उठाकर रिश्तों की गरिमा न भूल जाएं। सुशील बाबू बोले, विमला जी वो मुझे छल सकता है, वक्त को नहीं, सबके किए का लेखा जोखा यही होता है। तुम बस उस बंसी बजैया पर विश्वास रखो, सब उस पर छोड़ दो। अब तुम भी सो जाओ। अगली सुबह तड़के 4 बजे गोपाल एक बार पंकज बाबू को कमरे में झांकने गया तो दोनों सो रहे थे। गोपाल लक्ष्मी को बोला, माँ और बाबूजी के साथ अपना भी ध्यान रखना,
मैं जल्दी आऊँगा। इतना कहकर वो चला गया। 1 घंटे बाद पंकज बाबू के साथ जागने का समय हो गया था। विमला जी ने नमन को कहने गई, नमन ना तू करके मुंह घुमाकर सो गया। फिर उन्होंने अनूप से कहा। वो बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। विमला जी बोली, मैं स्नान करने जा रही हूँ, फिर उधर से मंदिर चली जाऊँगी। तुम भाभी जी को शौच करवा कर हाथ मुँह धुलवा कर दे करना। इतना कहकर वो चली गई। अनूप पिताजी के कमरे में गया और नाक बंद करके बोला, बाबूजी आप डायपर क्यों नहीं पहन लेते? और मुझे तो इस कमरे में उल्टी आ रही है। मैं ये सब नहीं कर सकता। थोड़ी देर रुक जाइए, गोपाल आता होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। बेचारे पंकज बाबू आवाज़ लगाते रह गए। कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक लक्ष्मी के कानों में उसकी आवाज़ गई तो वो धीरे धीरे वहाँ आई। आकर देखा पंकज बाबू गीले बिस्तर पर लेटे हुए आंखों में आंसू बहा रहे थे। लक्ष्मी उनके आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, चलिए बाबूजी, मैं आपको शौचालय ले चलती हूँ। पंकज बाबू बोले, नहीं नहीं बहू, मुझे अपनी ही नज़रों में मत गिराओ। ईश्वर मुझे उठा क्यों नहीं लेता? क्या यही दिन देखने थे? लक्ष्मी बोली, क्यों बाबूजी, जब आपने बेटे बहू में फ़र्क नहीं किया तो जिम्मेदारी निभाने में मैं क्यों फ़र्क करूं? लक्ष्मी ने बहुत मुश्किल से उन्हें कमरे में रखे कम्बोर्ड पर बैठाया और बिस्तर साफ करने चली गई। थोड़ी देर में विमला जी भी आ गईं। जैसे ही लक्ष्मी उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर बिस्तर पर बैठा रही थी, विमला जी भागकर उनके हाथों को संभालने लगी और बोली, बहू संभाल कर, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। पंकज बाबू की आंखें भीगी हुई थीं। लक्ष्मी ने अपने आंचल से उनके आंसुओं को पोंछा और बोली, बाबूजी इतना मत सोचिए। माता पिता बच्चों के रोज़मर्रा के काम को कर सकते हैं तो क्या आपकी बहू बेटी बनकर आपका काम नहीं कर सकती? इतना कहकर वो सफाई करने लगी। पंकज बाबू के बिना कहे ही विमला जी सब समझ गईं। वो आंगन में गई और ज़ोर से चिल्लाई, अनूप और नमन कमरे से बाहर निकलो। माँ की पहली बार ऐसी दमदार आवाज़ सुनकर दोनों हड़बड़ाकर बाहर निकले। माँ ने दोनों हाथों से दोनों को 2-2 थप्पड़ जड़े और बोली, जिस बाप के लिए पहले तुम लोग लड़ते थे, आज उन्हीं से तुम्हें बदबू और घुटन हो रही है। वो गर्भवती औरत होकर तुम्हारे पिताजी को शौच करवा सकती है। तुम दोनों बेटे होकर खराटे भर रहे हो। अरे तुम्हारे जैसे औलाद से तो मैं बेऔलाद ही रहती। दोनों लक्ष्मी को घूर रहे थे। विमला जी ने फिर एक तमाचा जड़ दिया और बोले, उसे क्या घूर रहे हो? खबरदार जो मेरी बहू की तरफ नज़र डाली। तुम दोनों इस पवित्र घर में रहने लायक ही नहीं हो। अपना सामान समेटो और निकल जाओ मेरे मंदिर जैसे इस घर से। अनूप बोला, हाँ हाँ, तो हम कौन सा यहाँ रहने के लिए आए हैं? मैं अभी बाबूजी से वो कागज़ लेकर आता हूँ। कौन ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो अपने बेटों को भी नीचा दिखाते हों, नौकरों जैसा समझते हों। इतना कहकर अनूप पिता के कमरे की तरफ बढ़ा। उतनी ही देर में गोपाल भी वहां पहुंच गया। माँ के इस रौद्र रूप को देखकर गोपाल हैरान था। लक्ष्मी ने सारी बात बताई। विमला जी ने अनूप का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, खबरदार जो अपनी बुरी नीयत लेकर मेरे देवता समान पति के पास गए। मैं विमला पति पंकज वर्मा धरती अंबर और ईश्वर को साक्षी मानते हुए तुम दोनों को अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल करती हूँ। ना तो तुम्हारा ना तो तुम्हारे परिवार का इस संपत्ति पर कभी कोई हक था, न रहेगा। गोपाल बोला, अरे मैया रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। विमला जी ने उसे इशारे से रोका। मैया के इस रूप को देखकर गोपाल ठिठक गया। गोपाल, इन दोनों अजनबियों का सामान अभी के अभी घर के बाहर फेंको, मेरा हुक्म है। गोपाल ना चाहते हुए दोनों भाइयों का सामान लेकर बाहर रख दिया। दोनों भाई आवाज़ लगाने लगे, बाबूजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। माँ के पैर पकड़ने लगे। माँ ने उन्हें ठोकर मारते हुए कहा,
काश कि ये ठोकर मैं तुम्हें उस दिन मारती जब तुमने माँ बाप की जगह पैसों को चुना था। तुम दोनों के लिए हमने कभी गर्मी और भूख की परवाह नहीं की, जिसका तुम लोगों ने ये सिला दिया। निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। रोती हुई विमला जी अपने पति के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने ऐसे पत्थर दिल बेटों को पैदा किया। पंकज बाबू बोले, विमला क्यों खुद को दोष दे रही हो? तुम्हारी ममता तो पराये को भी अपना बना देती है। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अरे जो बच्चे जिम्मेदारियां निभाते हैं वही अधिकार भी पाते हैं। यकीन नहीं होता जो बच्चे हमारे लिए लड़ते थे अब उन्हें हमारे साथ घुटन होती है। दोनों एक दूसरे को सतावना देने लगे। अगले दिन पंकज बाबू के संदेश पर शहर से एक वकील आया। पंकज बाबू ने अपनी पूरी संपत्ति गोपाल और लक्ष्मी के नाम कर दी और उसमें यह भी लिखवाया कि आगे चलकर कभी भी उनके बेटे या उनके बच्चे इस संपत्ति के हकदार नहीं होंगे। जब गोपाल ने इसकी वजह पूछी तो पंकज बाबू बोले, जो फर्ज निभाते हैं अधिकार भी वही पाते हैं। वो दिन था और आज का दिन। ये खबर बेटों तक भी पहुंच गई। उनकी पत्नियों को जब यह पता चला कि उनके पास अब कोई संपत्ति नहीं बची है तो वे अपने पतियों के साथ रोज कलह करती थीं और अपने पतियों से नौकरों जैसा व्यवहार करने लगीं। मित्रों, ऐसा क्या बदल जाता है जो बच्चे बचपन में अपने माता पिता के लिए लड़ते हैं, बुढ़ापे में वो उनसे दूर भागते हैं। जो माँ बाप अपनी भूख प्यास को नहीं देखते उन्हीं माँ बाप के साथ बच्चों को घुटन महसूस होती है। क्या यही कलयुग है? तब तो संसार का अंत निकट है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी की सीख समझकर पढ़ें और शेयर करें ताकि लोगों को अपनी गलती का एहसास हो और अपने आने वाले समय के लिए माता पिता सजग हो सकें। कृपया अन्यथा न लें। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।